गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर S.A. सुमन और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। ठीक है, आज हम लोग पहला मॉड्यूल शुरू करेंगे बच्चों, है ना। तो पहला मॉड्यूल का आपका टॉपिक क्या है? पहला मॉड्यूल का आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। मतलब पहला मॉड्यूल में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप होता क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर सब्जेक्ट, है ना, और इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है बच्चों। ठीक है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, या सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है ना। एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? Entrepreneurs are business people who can detect and sense the availability of business opportunities in any given scenario। मतलब क्या हुआ, कोई भी परिस्थिति के अंदर, मार्केट में कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति के अंदर, ठीक है, जो व्यक्ति एक बिजनेस का या व्यापार का एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है, उसी को हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो, इट इज नॉट ए सिंपल बिजनेसमैन। सिंपल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस है। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि अ पर्सन हु कैन फाइंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट सिनारियो। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में कोई बिजनेस देखते हैं, कोई एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को अगर आप अपने व्यापार में या अपने बिजनेस में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं, तो ही आप एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है, दे विल यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट बाय एम्प्लॉइंग न्यू प्रोडक्शन मेथड्स इन डिफरेंट मार्केट्स। हर चीज उनका यूनिक हो सकता है। सबसे पहली बात, अगर मार्केट में वो कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हो सकता है कि वो क्या करें, वो एक नया प्रोडक्ट ही क्रिएट कर दें, पहली बात। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो कोई बना बनाया प्रोडक्ट है, ऑलरेडी मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन उसको बनाने का तरीका रिवोल्यूशनलाइज कर दें, यानी कि एक क्रांतिकारी तरीके से बनाएं, जिससे कि हो सकता है उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए या उसके प्राइस में बहुत ज्यादा कटौती हो जाए। ठीक है, और यह भी संभव है, थोड़ा कठिन होता है, लेकिन यह भी संभव है कि वो अपने लिए एक नया मार्केट ही बना लें। एक नया मार्केट बना लें मतलब एक नया टारगेट कस्टमर ग्रुप ही अपना बना लें, वो जो कि ग्रुप पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन उन्होंने इतना शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया कि वो अपने प्रोडक्ट के लिए एक कस्टमर का ग्रुप बना ले रहे हैं। ठीक है, they will also function in different ways by using various resources who will give them profit। वो जाहिर सी बात है, अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको प्रॉफिट की जरूरत है, और वो प्रॉफिट कमाएंगे, कमाने के नए तरीके भी ढूंढेंगे। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल्दो मोस्ट एंटरप्रेन्योरल बिजनेस स्टार्ट स्मॉल, द ओनर्स ऑफ सच बिजनेस नीड नॉट बी स्मॉल स्केल ओनर्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, कोई जरूरी नहीं है, ये लोगों के बीच में एक भ्रांति है कि कोई भी मिडिल क्लास का आदमी जिसके पास बहुत ज्यादा पूंजी नहीं है, सिर्फ वही स्टार्टअप शुरू करता है। ऐसा नहीं है। स्टार्टअप हो सकता है कि ऐसे लोग भी स्टार्ट कर दें, ऐसे लोग भी शुरू कर दें स्टार्टअप, जो कि ऑलरेडी, मान लीजिए, ऐसे लोग भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं जो कि मान लीजिए किसी अच्छे बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास अच्छी खासी पूंजी है, वो कैपिटल इन्वेस्ट करने में सक्षम है, लेकिन वो नए बिजनेस में थोड़ा पैसा अपना लगा रहे हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड जो है वो बहुत हम्बल हो, यानी कि आप मान लीजिए बहुत ही मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के हैं और आप ही स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। बहुत पैसे वाले लोग भी स्टार्टअप शुरू करते हैं। ये जरूर सच होता है कि जो पहले लाइन में मैंने बोला ना, कि वैसे जो पुराने बिजनेसमैन भी हैं, जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल भी है, उनको भी ये लाइन जरूर फॉलो करना पड़ता है कि डिटेक्ट एंड सेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर वो कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी भांप लेते हैं, तो वो वहां पर बिजनेस अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एंटरप्राइज शुरू कर सकते हैं।
they could in fact be big business owners who first try and test the waters before investing big time in the business. तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके स्थापित हैं पूरे बड़े बड़े बिजनेस, जो अच्छा करोड़ों में कमा रहे हैं, वो क्यों कोई स्टार्टअप में स्ट्रगल करना चाहेंगे? वो सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि किसी भी बिजनेस, कोई भी नया बिजनेस वो शुरू करेंगे तो उनके लिए उसको बहुत बड़ा पूंजी लगेगा। तो बड़ा बिजनेस शुरू करने से पहले एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करके वो देखते हैं कि क्या हमको इसमें सक्सेस मिलेगा, और अगर वो देखते हैं कि नहीं हमको इस फील्ड में सक्सेस मिल जाएगा, तो फिर वो अपनी पुरानी कंपनी से बड़ी पूंजी लगा के अपने बिजनेस को बड़ा बना लेते हैं, अपने नए बिजनेस को भी बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो ये था इंटरप्रेन्योर के बारे में। अब आ जाता है कई तरह के इंटरप्रेन्योर भी होते हैं बच्चों, कई तरह के इंटरप्रेन्योर भी होते हैं बच्चों। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर वर्किंग रिलेशनशिप विद द बिजनेस एनवायरनमेंट दे आर फंक्शनिंग इन वेरियस टाइप्स। मेनली जो है बहुत तरह के बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत तरह के इंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, लेकिन इन इंटरप्रेन्योर्स में भी 4 मुख्य प्रकार के इंटरप्रेन्योर होते हैं बच्चों, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा कॉमन पाए जाने वाले इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो होते हैं इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर्स, इमिटेटिंग इंटरप्रेन्योर्स, फेबियन इंटरप्रेन्योर्स और ड्रोन इंटरप्रेन्योर्स। 4 इंपॉर्टेंट टाइप के इंटरप्रेन्योर्स होते हैं बच्चों, इनोवेटिव, इमिटेटिंग, फेबियन और ड्रोन इंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किनको हम लोग इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर बोलते हैं, किनको हम लोग इमिटेटिंग इंटरप्रेन्योर बोलते हैं, किनको हम लोग फेबियन इंटरप्रेन्योर बोलते हैं, या फिर किनको हम लोग ड्रोन इंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर कौन होता है। देखिए, दिस टाइप ऑफ एन इंटरप्रेन्योर इज मोर इंटरेस्टेड इन इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू आइडियाज इनटू द मार्केट, ऑर्गेनाइजेशन और इन द नेशन। कहने का क्या मतलब है? इनोवेशन शब्द से ही समझ में आ रहा है कि इनोवेशन वही लोग, इनोवेशन का मतलब क्या होता है? इनोवेशन का मतलब होता है कि किसी भी नए प्रोडक्ट या प्रोडक्ट को बनाने के तरीके को इंट्रोड्यूस करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो इसके आधार पे अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या नया प्रोडक्ट को बनाने का नया तरीका लॉन्च करेंगे, तो जाहिर सी बात है पूरा कॉस्ट का डायनामिक्स बिगड़ जाता है। कहने का मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चीप हो जाएगा, या फिर प्रोडक्ट में जो बहुत बड़ी समस्या थी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन का, या प्रोडक्ट को होल्ड करने का, ज्यादा दिन नहीं रख सकते हैं, कुछ इस तरह की समस्या होगी, तो ये कुछ ना कुछ बड़ा प्रॉब्लम उससे सॉल्व होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब आप ये तरीके इंप्लीमेंट करेंगे तो एक बहुत बड़ा चेंज आता है प्रोडक्ट के व्यवहार में। ठीक है, तो या तो आप नया प्रोडक्ट बनाइए या फिर पुराने किसी प्रोडक्ट का को बनाने का नया तरीका फॉलो कीजिए। अगर ये दोनों काम आप कर रहे हैं तो इससे क्या होता है? इसका मतलब यह है कि आप एक इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर हैं। इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर का फायदा क्या होता है कि उनको जनरली नई चीजें करना पसंद होता है। वो बहुत ज्यादा टाइम और पैसा लगाते हैं किसी भी नए प्रोडक्ट को डिजाइन करने में, डेवलप करने में और प्रोड्यूस करने में, और या फिर कोई नया तरीका ढूंढने में। ठीक है, इसीलिए इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे मूल शब्द जो होता है वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। ठीक है, जब भी वो R&D करेंगे तभी वो इनोवेशन ला पाएंगे और तभी वो इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर बन पाएंगे।
ठीक है। दूसरा जो टाइप है वो है इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स। इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग जनरली बोलचाल की भाषा में कॉपी कैट्स बोलते हैं। कॉपी कैट्स का मतलब होता है नकल करने वाले, ठीक है। They observe an existing successful system and replicate it in a manner where all the deficiencies of the original business model are addressed and all its efficiencies are retained। कहने का मतलब क्या होता है, ये क्या करते हैं, किसी एक सक्सेसफुल स्टार्टअप या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप को देखते हैं, वहां उसके आइडियाज को पूरी तरह से स्टडी करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या खासियत है और क्या खामियां हैं या क्या बुराइयां हैं, क्या कमियां हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, वो बैठ के सिर्फ उन कमियों पर काम करते हैं और उन कमियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, वो सेम बिजनेस आइडिया जो उन्होंने स्टडी किया था, उसी बिजनेस आइडिया को वो अपनी जगह पर इंप्लीमेंट कर देते हैं और उसकी जो कमियों थी उसको सुधारते हुए इंप्लीमेंट करते हैं। इससे क्या हो जाता है, इससे हो जाता है कि वो एक नया बिजनेस अपना खड़ा कर देते हैं जिसके पीछे आइडिया किसी और का था, लेकिन जो ओरिजिनल आइडिया है उससे बेहतर इनका आइडिया हो जाता है क्योंकि इन्होंने कमियों पर काम कर लिया है, ठीक है। इस तरह का जो दूसरे के आइडिया को सुधार के अपना आइडिया बना लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। These entrepreneurs help to improve an existing product or production process and can offer suggestion to enhance the use of better technology। यही बात है। देखो सिंपल सी बात है, फल सब्जी बेचना, फल सब्जी बेचना जमाने से चला आ रहा है, लेकिन उसमें देखा क्या गया, उसमें देखा यह गया कि हर मार्केट का रेट अलग अलग है, लोग कस्टमर सफर कर रहे हैं, तो एक एकीकृत या यूनाइटेड मार्केट या इंटीग्रेटेड मार्केट प्लेस बना के बिग बास्केट वालों ने लॉन्च कर दिया। अब आपके घर पे फ्रेश फ्रूट सब्जियां अवेलेबल हो जाती हैं, तो यहां पर क्या किया उन्होंने, फल सब्जी बेचने का आइडिया तो बिजनेस तो पुराना है, लेकिन वहीं से उसी आइडिया को नकल करके उसमें यूज ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्नोलॉजी डाल के जो खामियां थी उसकी, उसको दूर किया और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ बिजनेस पर्संस या फिर सच टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर नोन एज इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। इसके बाद आ जाता है फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। फेबियन एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है बच्चों, these are entrepreneurs that are very careful in their approaches and cautious in adopting any change। they are not likely to sudden decisions and try to move away from any innovation or change that doesn't fit in their cause। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि फेबियन एंटरप्रेन्योर्स वैसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि अपने लीक से हट के चलने में बहुत झिझकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि उनको कोई भी नया टेक्नोलॉजी या नया प्रोडक्ट को अपनाने में काफी समय लगता है और ऐसा निर्णय लेने से वो हमेशा बचते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा टाइप जो है वो है ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स का सीधा सपाट एक कहना है, these are entrepreneurs who do not like a change। दे आर कंसिडर्ड ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल का मतलब क्या है, पुराने जमाने के। इनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि ये ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स तरीका बिजनेस का अपनाते हैं, ठीक है। इनको इनोवेशन और इनको टेक्नोलॉजी से कोई बहुत ज्यादा खास मतलब नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या कहते हैं कि इनका कहना यह होता है कि भाई हमने जो बिजनेस शुरू किया है वो बिजनेस हमारे पुरखों के जमाने से चला आ रहा है और हमारा जो ट्रेडिशन है, जिस तरीके से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जिस तरीके से हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं और जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, ये हमारी खानदानी परंपरा है और इसीलिए हम लोग इस परंपरा को नहीं तोड़ेंगे और ये हमेशा अपने ट्रेडिशन में अपना जो इनका जो तौर तरीका है उस पर गर्व महसूस करते हैं कि हमने 150 साल से इसी तरीके को फॉलो रखा है। आज के जमाने में भी हम सारी बातें पुराने जमाने के फॉलो करते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है बच्चों। तो इस तरह का जो एंटरप्रेन्योर होता है
उसको हम लोग बोलते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर। अब सवाल उठता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का क्या क्या फंक्शन होता है, देखिए इस ग्राफ से समझेंगे हम लोग। देखिए फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, अगर आप किसी एंटरप्रेन्योर के फंक्शन को समझना चाहते हैं तो 4 चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला रिस्क एब्जॉर्प्शन, मतलब उसको रिस्क को बर्दाश्त करने की क्षमता उसके पास होनी चाहिए। दूसरा अडॉप्ट इनोवेशन एंड फंक्शन, मतलब इनोवेशन फंक्शंस, कहने का मतलब क्या हुआ, इनोवेशन यानी कि कहीं पर भी नया तरीका, नया टेक्नोलॉजी, नया प्रोडक्ट अगर आपको मिल रहा है तो आप काफी फ्रेंडली होके उसको अपने सिस्टम में, अपने बिजनेस में अडॉप्ट करने के लिए प्रेरित रहे हमेशा। एग्जीक्यूट मैनेजरियल फंक्शंस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक मैनेजर और एक एंटरप्रेन्योर में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को एक मैनेजरियल यानी कि उसको अपने बिजनेस का प्रबंधन भी देखना पड़ता है, यानी कि ए एंटरप्रेन्योर विल ऑलवेज बी ए मैनेजर। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा मैनेजर तो होगा ही, मैनेजर के अलावा वो एक बिजनेस पर्सन भी होगा, ठीक है, लेकिन हर मैनेजर जो है वो एंटरप्रेन्योर हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेस को करने के लिए, उसके हर एक कदम के लिए, हर एक फंक्शन के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और आप क्विक डिसीजन लेने वाले रहें ताकि आप स्ट्रेटेजिक डिसीजंस टाइमली ले सकें। कोई अच्छा डिसीजन भी अगर आप लेट से लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फल मिलने की उम्मीद नहीं रहती है बच्चों। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला मैंने क्या बताया था, सबसे पहले बताया था रिस्क एब्जॉर्प्शन। रिस्क एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, द एंटरप्रेन्योर एज्यूम्स ऑल पॉसिबल रिस्क ऑफ बिजनेस। जब भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस बिजनेस को करने में हमें क्या क्या रिस्क है। हर एक बिजनेस के लिए साथ कुछ ना कुछ रिस्क जुड़ा होता है और उन रिस्क को आपको पहले से समझ के रखना पड़ेगा, ठीक है। A business risk also involves the risk due to possibility of change of taste of consumer, techniques of consumer, techniques of production and new inventions। बिल्कुल, मार्केट में आपका प्रोडक्ट नहीं चलने का सिर्फ ये कारण नहीं होगा कि आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं है या फिर आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स को पसंद नहीं आ रहा है। ये भी रीजन हो सकता है कि जब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाए, क्योंकि प्रोडक्ट के डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में समय लगता है, तो आपको ये भी अंदाजा लगा के रखना पड़ेगा कि जब तक मेरा प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तब तक हो सकता है कि तब तक कस्टमर का टेस्ट ही चेंज हो जाए, मतलब कस्टमर का व्यवहार ही चेंज हो जाए, मतलब कस्टमर आपके प्रोडक्ट की जरूरत ही कस्टमर को महसूस ना हो, तो फिर वो क्यों खरीदेगा, ठीक है। दूसरा बात ये भी हो सकता है कि हो सकता है जब आप बिजनेस का आइडिया जनरेट कर रहे हैं और डेवलपमेंट उस पर काम कर रहे हैं तो कोई आपसे ज्यादा फास्ट हो और वो आपसे बेहतर तकनीक के साथ प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया हो मार्केट में, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से भी आप पिछड़ सकते हैं और ये भी आपका एक रिस्क है। ये भी हो सकता है कि कोई नया प्रोडक्ट ही आ गया हो मार्केट में और उस प्रोडक्ट की वजह से आपका प्रोडक्ट पुराना पड़ गया हो, तो इस तरह के रिस्क को भी आपको एनालाइज करके चलना पड़ेगा, ठीक है। सच रिस्क आर नॉट इंश्योरेबल, मतलब क्या हुआ, इस तरह के रिस्क जो हैं ये किसी भी तरह का एश्योरेंस आपको लेने से रोकते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तो करना है, लेकिन ये जरूरत से ज्यादा एश्योर नहीं रहना है कि ये रिस्क जो होंगे ये रिस्क मेरे आड़े नहीं आएंगे, इसीलिए हम एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर लेंगे, ठीक है। इफ दे हैपन द एंटरप्रेन्योर हैज टू बियर द लॉस हिमसेल्फ। जाहिर सी बात है, अगर इन रिस्क की वजह से आपका बिजनेस नहीं चल पाता है तो आपको घाटा सहने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। 10 रिस्क बियरिंग और अनसर्टेनिटी बियरिंग स्टिल रिमेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर।
मतलब इसका मतलब ये है कि रिस्क लेना और अनिश्चितता जो मार्केट में है उससे डील करना ही सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है किसी भी एंटरप्रेन्योर का। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात यहां पे है बच्चों, वो है फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजंस। इसका क्या मतलब? एक एंटरप्रेन्योर को या एंटरप्रेन्योर को यह डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस नेचर और किस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेगा। यानी कि आपको अपना नीश कहने का मतलब होता है कि आपको अपना प्रोडक्ट का कैटेगरी हमेशा बहुत ही सोच समझ के तय करना है। एंड दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है बच्चों, ठीक है। He enters the particular industry which offers the best profit and produces whatever product he thinks will pay him in the most। जाहिर सी बात है, इस डिसीजन के लेने के पीछे रीजन ये होता है, दो तीन बातों पे ये डिसीजन तय करता है। सबसे पहला, आपकी एबिलिटी क्या है, यानी कि आपने जो टेक्नोलॉजी क्रैक किया है वो किस बिजनेस के अनुकूल है, ठीक है। दूसरा, उस बिजनेस में भी आप ये देखेंगे कि कौन सा इंडस्ट्री ऐसा है जिसमें कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, या फिर कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा सेल होगा और सबसे ज्यादा हमें प्रॉफिट देगा। यानी कि तीन चीजें, किस आपने जो भी टेक्नोलॉजी बनाया है वो किस तरह का सुटेबिलिटी रखता है। दूसरा, कि आप कौन सी इंडस्ट्री में, किस तरह की इंडस्ट्री में प्रवेश करना चाहते हैं, और उस इंडस्ट्री में भी आप कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जिससे कि आपको मैक्सिमाइज करने में मदद मिले, किसको, प्रॉफिट को, ठीक है। He effects suitable changes in the size of the business, location, technique of production and everything that is needed for the development of his business। जाहिर सी बात है, जब आपने बिजनेस तय कर लिया, जब आपने अपना डोमेन तय कर लिया कि किस क्षेत्र में काम करना, आपने अपना प्रोडक्ट तय कर लिया स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेके, तब अब आपका फोकस बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड रहना चाहिए किस एरिया में, कि भाई इस बिजनेस के साइज को हम कैसे बड़ा करेंगे, इस बिजनेस में हम कौन से टेक्निक्स लगाएंगे, इस बिजनेस को देश के किस क्षेत्र में शुरू करना अच्छा रहेगा। ये सारी बातें आप तय करेंगे तभी आप बिजनेस को अपना ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजंस। तीसरा है एग्जीक्यूट मैनेजरियल फंक्शंस। मतलब जो प्रबंधन से संबंधित जो कार्य हैं उसको भी आपको क्रियान्वित करना है, ठीक है। तो देखिए, द एंटरप्रेन्योर परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शंस दो द मैनेजरियल फंक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस। जाहिर सी बात है, ये बात मैंने आपको बोला है अभी भी कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो मैनेजरियल फंक्शंस यानी कि प्रबंधन से संबंधित जो भी कार्य हैं वो भी करता है। ये अलग बात है कि प्रबंधन के कार्य और एंटरप्रेन्योरशिप का कार्य दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड कार्य और मैनेजर का रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य दोनों करता है। इस मैनेजर का कार्य क्या क्या होता है? कोई भी प्रोडक्शन का प्लान बनाना, मतलब अगर हमें यह तय करना है कि एक महीने के अंदर 5000 पीस मेरा मार्केट में फ्लोट करेगा, तो 5000 पीस बनाने के लिए प्लान बनाना, उसके लिए कच्चा माल कैसे अरेंज होगा, कच्चा माल खरीदने के लिए फाइनेंस कैसे अरेंज होगा, ठीक है, कौन सी प्रोडक्शन की फैसिलिटी हम लोग यूज करेंगे, कौन कौन सी मशीनें हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट मार्केट तक ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, कच्चा माल हमारे तक ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ये सारा प्लान बनाना जो है ये प्रबंधन से संबंधित कार्य है। और एक एंटरप्रेन्योर जो है ये प्रबंधन से रिलेटेड ये कार्य भी करता है बच्चों, ठीक है। इन लार्ज एस्टेब्लिशमेंट दीज मैनेजर फंक्शंस आर गिवन टू पेड मैनेजरियल पर्सनल। जाहिर सी बात है, आपका बिजनेस जब बड़ा हो जाएगा, जब आप लोगों को नियुक्त करने के लायक हो जाएंगे, तो उस सिचुएशन में ये जो प्रबंधन से रिलेटेड कार्य हैं ये आप खुद नहीं करके आप मैनेजर्स को अपने यहाँ हायर कर लेंगे, मैनेजर्स को अपने यहाँ नियुक्त कर लेंगे और उनको तनख्वाह देंगे महीने का और उनको कहेंगे कि ये प्लानिंग से रिलेटेड काम आप कीजिए,
ठीक है, मैनेजर्स करेंगे और आप सिर्फ स्ट्रेटेजी पर फोकस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एडॉप्ट इनोवेशन फंक्शंस। एडॉप्ट इनोवेशन फंक्शंस का मतलब क्या है? देखिए, एक ये बहुत महत्वपूर्ण है। एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज इनोवेशन। इनोवेशन मतलब क्या है? नए प्रोडक्ट, नए तरीके, नए टेक्नोलॉजी की खोज में आपको हमेशा लगे रहना है। ऐसा नहीं है कि एक तकनीक आपने खोज लिया या एक नया प्रोडक्ट बना लिया और आप निश्चिंत हो गए कि अब मैं हमेशा इसको सेल करता रहूंगा। एक बात ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी हमेशा बहुत तेजी से बढ़ती है और टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्ट भी बहुत तेजी से चेंज होते हैं। इसीलिए कोई एक प्रोडक्ट बना के आप निश्चिंत नहीं हो सकते कि हमेशा हम लोग इसी प्रोडक्ट को सेल करते रहेंगे। ऐसी बहुत एग्जांपल्स हैं। आप देखेंगे नोकिया ने क्या किया, नोकिया का एक समय मार्केट लीडर था, लेकिन टेक्नोलॉजिकल चेंज के साथ वो नहीं चला। एंड्रॉयड आईओएस को उसने यूज नहीं किया और मार्केट लीडर से होने के बाद भी वो धीरे धीरे नीचे खिसक गया। आप गौर करेंगे कि एक जमाने में जो कैमरा होता था, कैमरे की खास करके जो मतलब जो नॉर्मल टेक्नोलॉजिकल रील वाले कैमरे होते थे, उसका वो टेक्नोलॉजी अपने आप का, अपने टाइम का सबसे यूनिक टेक्नोलॉजी था, लेकिन वो भी धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब डिजिटल कैमरे का जमाना आ रहा है। ठीक है, आप देखेंगे डेटा स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं, आप फ्लॉपी डिस्केट, सीडी वगैरह में हम लोग डेटा स्टोर करते थे। आज की डेट में आपके पास हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव्स हैं। तो टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज हो रहा है, इसीलिए आप कभी भी इस उम्मीद से ना रहें कि हमने एक बार कोई टेक्नोलॉजी बना दिया है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है और वो उसी प्रोडक्ट के साथ अब मेरा पूरा बिजनेस चल निकलेगा। आपको इनोवेशन हमेशा करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ही कंसिडर्स द आइडिया फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ही कंसिडर्स द इकोनॉमिक इनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी इन ब्रिंगिंग अबाउट द इंप्रूव्ड क्वालिटी। आपके पास कोई नया आइडिया अगर आता है किसी भी बिजनेस को, किसी भी प्रोडक्ट को या प्रोडक्शन के तरीके को इंप्रूव करने का, तो जाहिर सी बात है आप पहले उसका फिजिबिलिटी चेक करेंगे। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि वेदर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट आइडिया इज गुड और नॉट। कहने का मतलब है कि जो नया हमको तरीका पता चला है वो तरीका सही है अथवा नहीं, यानी कि वो तरीका मुझे प्रॉफिट देगा अथवा नहीं। ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज एन एग्जांपल ऑफ सच इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। यही बात मैं कह रहा था कि कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अब मार्केट में आ गए हैं जो कि पुराने सभी गैजेट्स को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। इनोवेशन इज एन ऑनगोइंग फंक्शन rather than once for all or possibly intermittent activity। कहने का मतलब क्या है कि इनोवेशन जो है वो सतत प्रक्रिया है, वो हमेशा होता रहेगा और इसीलिए हमें हमेशा सजग रहना पड़ेगा नई टेक्नोलॉजीज को लेकर बच्चों। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग और चीजें सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।